चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पादरिया ने समझा वो जी। नमस्कार, चौपाल देखने वाले सभी दर्शकों का कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, अमीरी में अमीर अपना सुकून खोता है, अमीरी में अमीर अपना सुकून खोता है, मजदूर खाकर सूखी रोटी भी सुकून से सोता है। तो आज के हमारे चौपाल कार्यक्रम का विषय तो आप समझ चुके होंगे। आज के हमारे चौपाल कार्यक्रम का विषय है श्रम दिवस की सार्थकता। बात करेंगे कि श्रम दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे कारण रहा है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं धर्मपाल सिंह जी। आप पूर्व अतिरिक्त श्रम आयुक्त रह चुके हैं। आपका सर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अधिवक्ता है राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी। जैसा कि सुरेश जी हम बात कर रहे हैं कि श्रम दिवस की सार्थकता आज का हमारी चौपाल का विषय है, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि श्रम दिवस क्यों बनाया जाता है, क्या इसके पीछे कारण रहा? वंदना जी, विश्व के अंदर औद्योगिकरण क्रांति के बाद करोड़ों मजदूर जब काम करते थे तो उनके कोई काम के घंटे फिक्स नहीं थे जी। उनको 12-12 घंटे से ज़्यादा 15 घंटे 16 घंटे तक काम करना पड़ता था। यानी सुबह 4 बजे जब मजदूर जाता था अपने काम पर और जब रात को 9-10 बजे आता था तो जाते वक्त भी उसके बच्चे सोते थे और जब आता था तो सोते मिलते थे। तो यार इसको यही पता नहीं होता कि भाई कई बार को अपने बाप की शक्ल भूल जाता था वो जी। तो ये स्थिति थी। तो जब पूरे विश्व के अंदर ये हुआ कि भाई काम के घंटे कम होने चाहिए तो अमेरिका जैसे एक विकसित देश के अंदर इस बात की आवाज़ उठी कि हमारे काम के घंटे कम होने चाहिए। तो वो जब लोगों ने सरकार से कहा, लोगों से मांग की, तो लेकिन काम के घंटे जब कम नहीं हुए तो आखिर एक आक्रोश हुआ और 1 मई 1885 को अमेरिका के शिकागो के शहर के अंदर लाखों मजदूर इकट्ठे हुए और लाखों मजदूरों ने ये कहा कि हमारे काम के घंटे इतने होने चाहिए कि ताकि हम अपने परिवार में बच्चे तो हमें पहचान सकें। उसके बाद में वहाँ पर शिकागो की गलियों के अंदर जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो आवाज़ उठाने के बाद में उस वक़्त उन पर दमन किया गया, गोली चलाई गई। तो उसमें क्या हुआ, कई मजदूर लोग गिर गए नीचे। तो उनके जो कपड़े थे, जो पहन रखी थी कमीज, वो लाल हो गई थी खून से। तो उसने अपनी कमीज को उठा के उस वक़्त ये नारा दिया। उस वक़्त इसको 1 मई दिवस है। तो फिर उस पर अमेरिका की सरकार ने इस बात को मजबूर होकर उनकी मांग मानते हुए उन्होंने कहा कि विश्व के अंदर काम के घंटे 16 घंटे से 8 घंटे होने चाहिए। और उसी की वजह से पूरे विश्व के अंदर, जिसमें अपना भारत भी शामिल है, और भारत सरकार ने भी एक फैक्ट्री एक्ट बनाया और उसके अंदर एक प्रावधान रखा कि किसी भी कारखाने के अंदर किसी भी श्रमिक से 8 घंटे से आप ज़्यादा काम नहीं ले सकते। संडे के अंदर तो हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते। एक दिन का आपको अवकाश देना पड़ेगा, जो अपन रविवार की बात करते हैं, कोई सा भी अवकाश हो अल्टरनेट, वो अपन को देना पड़ेगा। तो उस वक़्त जब ये जीत हुई तो पूरे वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर 1 मई को इस बात में मनाते हैं कि उस दिन 1 मई को हमारी ये मांगें बनी थी और जो इस कॉज के लिए शहीद हुए थे उनकी याद में हम ये मनाते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जयपुर के अंदर क्या, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाइना, अमेरिका, रसिया, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ जहाँ मजदूर है वहाँ जो काम के घंटे कम हुए हैं वो 1 मई 1885 की क्रांति की देन है। इसलिए ये मई दिवस हम मनाते हैं। ये इसके पीछे कारण है इसका। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि यानी कि मजदूर दिवस बनाने की कहानी अमेरिका के शिकागो से स्टार्ट हुई और 1885 से ये कहानी बिल्कुल शुरू हुई। जानना चाहेंगे धर्मपाल जी आपसे कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों में क्या अंतर है? संगठित क्षेत्र का श्रमिक वो है जिसको पीएफ और ईएसआई के माध्यम से सोशल सिक्योरिटी प्रदान होती है, चाहे उसकी दुर्घटना हो, चाहे उसकी उम्र हो जाने पर पेंशन हो। तो जो श्रमिक इस तरह के लाभ लेता है वो संगठित क्षेत्र का श्रमिक कहलाता है जी। और इस प्रकार के श्रमिक जिनका कोई पीएफ नहीं कटता है, कोई ईएसआई नहीं कटती है, न उनके इलाज के लिए कोई योजना है, न उसकी अन्य किसी प्रकार की पढ़ाई के लिए भी वो उसको कोई लोन की व्यवस्था है। तो इस प्रकार का जो श्रमिक है जिसके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी का कवरेज नहीं है जी। वो श्रमिक जो है वो सारे के सारे असंगठित क्षेत्र में आते हैं, जो
जो अपना कोई नियमित कार्य भी नहीं करते, जो रोज अपना काम करते हैं, उनके कोई मासिक वेतन भी नहीं होता है, दैनिक वेतन पर वो अपना काम करते हैं। तो इस तरह के जो जितने भी श्रमिक हैं वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत गिने जाते हैं। जी, अगर हम बात करें कि असंगठित क्षेत्र में कौन कौन से कामगार आते हैं, तो वो थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कीजिए कि कौन कौन से कार्य आते हैं। संगठित क्षेत्र का जो मजदूर होता है वो कारखाने के अंदर चार दीवारी के अंदर जो मशीनें होती हैं उत्पादन का जो काम करता है वो संगठित क्षेत्र का मजदूर करता है। रेलवे के अंदर जो पूरा जो काम होता है वो संगठित क्षेत्र का मजदूर करता है। उस संगठित क्षेत्र के मजदूर के काम के घंटे फिक्स होते हैं, उसकी शिफ्ट बिल्कुल फिक्स होती है। और जो देश के अंदर 56 कानून है, श्रम न्यायालय श्रम जो कानून है वो श्रम कानून उन पर लागू होते हैं। जैसे कि कमिश्नर साहब ने बताया इन्होंने कि ESI PF उनका लागू होता है। तो असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर है, एक तो उसकी कार्य की निश्चिंतता के बारे में पता नहीं होता। संगठित क्षेत्र का जो मजदूर है वो 8 घंटे काम करता है और उसको 1 तारीख को या जब भी वेतन मिलने का एक समय फिक्स होता है, उसकी ड्यूटी के फिक्स होते हैं और उसको हर 7 दिन के अंदर अगर उसने जो काम किया तो उसको 1 छुट्टी मिलेगी रविवार की, और 20 दिन के अंदर उसको 1 आकस्मिक अवकाश मिलेगा। उसके अलावा उसको राष्ट्रीय जो त्यौहार होते हैं उनकी छुट्टी मिलेगी। उसके अलावा 15 अगस्त जो भी अपने जो धार्मिक त्यौहार होते हैं उनकी छुट्टियां मिलेगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी श्रमिक को कारखाने का मालिक 8 घंटे से ज़्यादा मजदूरी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये कानून में लिखा हुआ है। वो चाहे तो वो हफ्ते में या 1 दिन के अंदर 1 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकता। ये क्योंकि जिसकी जॉब सिक्योरिटी है और जिसका PF करता है, रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 58 साल है प्राइवेट उसके लिए और सरकार में 60 साल है। तो 58 साल के बाद में उसका जो PF का पैसा है वो उसको इतना मिल जाता है, PF की पेंशन उसको मिल जाती है। तो उसका कम से कम रोज़गार की गारंटी और आने भविष्य में जो सुरक्षा की गारंटी, भविष्य की जो उसके जीवन का वो है वो गारंटी वो संगठित मजदूर को मिलता है। और असंगठित मजदूर वो है जो आपने भी वंदना जी देखा होगा, चौकियों पर हजारों मजदूर काम करते हैं। वो सुबह इंतजार करते हैं कि मुझे कौन ले के जाए, वहाँ भीड़ लगी रहती है। उनमें से कुछ लोग जिनको लकी हो मानता हूँ मैं, जो लकी हैं उनको लोग अपने घर पे ले जाते हैं और वो बेचारे वहाँ काम करके जब चले जाते हैं तो उनको ये गारंटी नहीं होती कि मुझे दूसरे दिन काम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो असंगठित मजदूर की स्थिति ये है कि उनका ESI नाम की चीज़ नहीं है, उनका कोई भी सामाजिक सुरक्षा गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी असंगठित मजदूर के लिए राजस्थान के अंदर या केंद्र सरकार में एक श्रमिक कार्ड की योजना बनाई है। तो श्रमिक कार्ड अगर उसके पास है तो राजस्थान में मैं बताऊं आपको 2 करोड़ श्रमिक कार्ड बने हुए हैं। और उन श्रमिक कार्ड जिसके पास हैं तो सरकार की जितनी भी योजना है उस योजना को उसको लाभ मिल सकता है, बिल्कुल उसको मिल सकता है। जैसे कि उसकी लड़की की शादी है तो वो उसको 51,000 का लोन उसको मिल सकता है, वो अगर उसको पूरा सिद्ध करेगा कि भाई मेरी लड़की की शादी है। उसके अलावा 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र में एक पेंशन योजना बनाई है। उस पेंशन या संगठित पेंशन योजना नाम है। उस असंगठित पेंशन योजना में वो अगर सदस्य बनता है तो उसका 1 रुपये कुछ ऐसा कटेगा, लेकिन जैसे ही वो 60 साल की उम्र का होगा तो उसकी पेंशन चालू हो जाएगी। और पेंशन की रेट क्या होगी, 1,000 से लेकर 5,000 तक। जैसे उसने लगातार अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जल्दी 18 साल की में हो गया तो उसको तो मिल जाएगी 4,000 5,000, लेकिन जो 40 साल की उम्र के तुरंत आया उसको कम मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि संगठित मजदूरों के लिए उनकी सुरक्षा है, कानून की सुरक्षा है, उनका जीवन की सुरक्षा है। और संगठित मजदूर है उनके कोई सुरक्षा नहीं है एक हिसाब से। लेकिन अब सरकार ने जो कुछ किया है तो उन्होंने कई योजना बनाई है, बहुत बिल्कुल जानना चाहेंगे धर्मपाल जी आपसे, जैसे कि अभी तो हमने बात करी असंगठित और संगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में। अगर हम बात करें कि बंधुआ मजदूर और बाल श्रम मजदूरों के बारे में, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? बाल मजदूर का जहाँ तक सवाल है कि जिसकी उम्र 14 साल से कम है और उसके काम करने की बिल्कुल मनाही है जी, उससे काम नहीं लिया जाना चाहिए। 14 से 18 साल के जो मजदूर हैं उनको जोखिमपूर्ण क्षेत्र में काम करने की मनाही है, बाकी क्षेत्र में वो काम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रेगुलेशंस हैं। तो बाल मजदूरी जो है वो अपने यहाँ एक बड़ी मात्रा में है, ये एक बड़ी समस्या है। और ये बाल मजदूरी ही आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बंधुआ मजदूरी का रूप भी ले रही है। बंधुआ मजदूर वो है जिसको पूरा वेतन नहीं मिलता है या समय विशेष पर उसको कार्यस्थल पर रोक के रखा जाता है, उसे आने जाने की स्वतंत्रता नहीं होती है, परंतु
आज बाल मजदूर है वो भी बंधुआ का रूप ले रहा है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको एक जगह विशेष पर काम कराया जाता है, उनको पूरी मजदूरी नहीं दी जाती है, उनको पूरा अवकाश नहीं दिया जाता है, उनका कोई रजिस्टर रिकॉर्ड नहीं होता है जी। तो इसको बंधुआ मुक्ति मोर्चा जो है उसके एक प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने बंधुआ मजदूरी को परिभाषित किया है कि सामान्यतया कोई आदमी सामान्य ज्ञान से समझे तो उसको ये लगता है कि भाई मजदूर को जो है बिल्कुल आने जाने नहीं दिया जाता, अपने यहाँ काम कराया जाता है और मजदूरी भी नहीं दी जाती, तो वो बंधुआ श्रमिक होगा। पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या करते हुए परिभाषित किया है, जिसमें ये बताया है कि जिस मजदूर को मिनिमम वेजेस से कम मजदूरी मिलती है वो बंधुआ श्रमिक की श्रेणी में ही है। जिसका मजदूर का कोई एम्प्लॉयर जो है, नियोजक है, रजिस्टर रिकॉर्ड नहीं रखता है, हाजिरी का रिकॉर्ड नहीं है, वेतन का रिकॉर्ड नहीं है, छुट्टी का रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको भी बंधुआ श्रमिक माना। या ऐसा श्रमिक जिसको एक एडवांस राशि देके काम कराया जाता है जिससे उसकी स्वतंत्रता बाधित होती है, उसको भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने, और जो बंधुआ मजदूरों का जो कानून बना हुआ है अपने यहाँ पर, उसमें भी ये उल्लेख किया गया है कि आप किसी को इतना एडवांस नहीं दे सकते जिससे उसकी स्वतंत्रता प्रभावित हो। तो इसलिए इस प्रकार के जितने भी हैं तो ये बंधुआ श्रमिक और बाल श्रमिक एक मिला जुला रूप है कि बाल श्रमिक भी आज की तारीख में बंधुआ श्रमिक डिक्लेयर होते हैं और बंधुआ श्रमिक को पहचान कर डिक्लेयर करने का, प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार जिला प्रशासन को दिया गया है। जिला कलेक्टर जो है सतर्कता समिति के चेयरमैन होते हैं, उनके निर्देशन में इस कानून पर काम होता है और बाल श्रम में भी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनी हुई है। हर एक जिले में भी बाल श्रमिकों के लिए समितियां बनी हुई हैं। कहीं भी कोई बाल श्रमिक चिन्हित होता है तो उस समिति के सामने वो उसको रखा जाता है, उसकी काउंसलिंग होती है, उसको बाल गृह में भेजा जाता है और फिर उसकी सारी जानकारी लेके कि वास्तव में ये बाल श्रमिक है या इसे बंधुआ श्रमिक डिक्लेयर किया जाए। तो बंधुआ श्रमिक का प्रमाण पत्र जो जारी करना होता है वो अपने उपखंड अधिकारी जो भी एसडीएम्स होते हैं वो उसको डिक्लेयर करते हैं। फिर वो सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ही उनको अलग अलग सहायता, स्त्री को अलग सहायता मिलती है, बच्चा छोटा है वो किस तरह से प्रताड़ित रहा है उसको क्या सहायता दी जाए, ये एक स्कीम जो है भारत सरकार ने बना रखी है, उसके माध्यम से उनको पुनर्वासित किया जाता है जी। और एक तत्काल सहायता सर्टिफिकेट जारी होते ही 30,000 रुपये की दी जाती है। तत्पश्चात जो है इसमें जो एसडीएम साहिबान होते हैं वो ही इसको ट्रायल को, मुकदमे की इसकी सुनवाई करते हैं और अगर वो ये पाते हैं कि वास्तव में ये बंधुआ श्रमिक था तो वो नियोजक को दंडित करते हैं। उनको ये एक ऐसा कानून मेरी जानकारी में तो यही है जिसमें किसी उपखंड अधिकारी को न्यायिक कार्य करने की अधिकारिता है और उसको जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उसकी तरह से दंडित सजा देने का अधिकार है जुर्माने के साथ साथ, और वो अगर डिक्लेयर कर देते हैं तो बाद में उनको बाकी सहायता और पुनर्वास का काम किया जाता है। पुनर्वास का जो काम है वो करने का काम भारत सरकार ने जो है श्रम विभाग को अलग अलग सभी राज्यों में दिया है, तो श्रम विभाग उसके माध्यम से पुनर्वास उनका करता है और उनका जीवन आगे से ठीक हो इस तरह की व्यवस्था इसमें होती है। बिल्कुल। धर्मपाल जी, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं अगर कोई आम आदमी बाल श्रम होता कहीं देखे, कहीं पर भी, कहीं ढाबे पे या दुकान पे, तो सबसे पहले वो शिकायत कहाँ करे? वो शिकायत करने के लिए एक तो श्रम विभाग की खुद की भी मजदूर लाइन है उसके ऊपर कर सकता है, संबंधित श्रम विभाग के कार्यालय में कर सकता है, संबंधित पुलिस थाने में भी बाल अधिकारी, आजकल सभी पुलिस थानों में एसआई लेवल के जो है सब इंस्पेक्टर लेवल का जो अधिकारी है उसको बाल अधिकारी डिक्लेयर किया गया है, तो उसके पास भी आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। जिला प्रशासन को शिकायत कर सकते हैं। तो उसकी शिकायत करने के लिए विविध जो है अधिकारियों को
नियुक्त कर रखा जी। है और उसमें जो है श्रम विभाग के श्रम निरीक्षक भी काम करते हैं। जी। तो उसमें त्वरित कार्रवाई की जाती जाती है है। और मुकदमा भी दर्ज होता है। पुलिस मतलब जो जिला स्तर पर मैंने आपको बताया कि एक टास्क फोर्स बनी हुई है, बाल श्रम की टास्क फोर्स बनी हुई है, जिसमें जो संबंधित विभागों को जोड़ा गया है, जिला कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते हैं, श्रम विभाग भी उसमें है, पुलिस विभाग भी उसमें पूरी है। प्रक्रिया है। हाँ, जी। तो जैसे ही होता है तो एक टीम के रूप में वहाँ जानकारी मिलते ही वहाँ टीम जाती है और उसके बयान वगैरह दर्ज करती है और उनको लगता है कि भाई अपारेंटली ये 14 साल से कम का है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर वो उसको बाल श्रम समिति को सुपुर्द करती है और तत्पश्चात बाल श्रम समिति इसमें उसकी काउंसलिंग वगैरह करती है, उसको पहले बाल गृह में भेजती है और जो काउंसलर्स होते हैं उनके माध्यम से सही जानकारी निकाली जाती है। जी। सुरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि संगठित और असंगठित क्षेत्र की हमने बात करी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि दोनों क्षेत्रों के कानूनी अधिकार की अगर हम बात करें तो कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं? संगठित क्षेत्र का जो खासकर जो अधिकार है वो ये है कि उसकी एक तो जो उसकी नौकरी है वो एक तरह से सुरक्षित रहती है। जी। अगर कोई संगठित क्षेत्र का मजदूर में काम करता है और उसको अगर किसी बिना कारण के या बिना किसी उसको हटाया नहीं जा सकता, अगर उसको हटाया जाता है तो उसके लिए श्रम न्यायालय बने हुए हैं, औद्योगिक न्यायाधिकरण बने हुए हैं और उसके अंदर औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंदर प्रावधान है। उन प्रावधानों की पालना के बिना किसी को भी नहीं हटाया जा सकता। अगर किसी श्रम ने वहाँ 240 दिन काम कर लिया तो उसको अगर हटाया जाता है तो वो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट उसको पूरे वेतन के साथ उसको नौकरी पर बहाल करवा सकती है। तो एक सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके लिए जो संगठित मजदूर के लिए बोनस उसको 20% साल में उसको मिलता है। छुट्टियाँ उसको साल में महीने भर की करीब उसको मिलती हैं। तो संगठित मजदूर के लिए जितने भी कानून बने हुए हैं, ESI एक्ट है वो बहुत शानदार है, उसमें उसकी ESI में उसके मंथली के हिसाब से उसका कुछ पैसा कटता ना के बराबर, लेकिन उसकी जो इलाज है वो इलाज अच्छे अच्छे डॉक्टरों से होगा और उसके इलाज में अगर मानो कितनी भी राशि खर्च हो तो ESI जो हॉस्पिटल है वो उसका इलाज पूरा करवाएगा। तो संगठित मजदूर के लिए तो पूरी तरह से सुविधा है। जहाँ तक असंगठित मजदूर का सवाल है तो असंगठित मजदूर के लिए मैं समझता हूँ कि उनका जो सुबह से शाम तक काम किया, एक तो नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, दूसरा ये है कि उनका अगर कोई भुगतान नहीं करता है तो उनको श्रम विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहाँ अगर कोई सुनवाई उनकी हो जाए तो ठीक है, बाकी उनके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो असंगठित मजदूर जो होता है उसकी नौकरी सुरक्षित नहीं होती है, उसकी वेतन सुरक्षित नहीं होती है, उसको जितना वेतन चाहे उतना वो रख लेता है और कोई काम के घंटे उसके सुरक्षित नहीं होते हैं। कुल मिला के बात यह है कि असंगठित मजदूर अपने आप में एक तरह से असुरक्षित है। हालांकि सरकार ने असंगठित मजदूरों के लिए कुछ कानून बनाए हैं लेकिन उन कानूनों की जानकारी लोगों को नहीं है। अगर उसको जानकारी भी है, उस स्थिति में अगर उसके साथ कुछ होता, उल्लंघन होता है तो पहले तो वो वहाँ जाएगा, श्रम विभाग जाएगा, उसके बाद में वहाँ से सलाह लेगा, फिर वो केस करेगा। तो फिर आदमी सोचता है कि उसके पास पैसा भी खर्च होगा, समय भी नहीं है, वो उतनी परेशानी में करना नहीं चाहता और फिर अगर वहाँ जाएगा दूसरे दिन का रोजगार छिन जाएगा उसका। तो अपने को जिंदा रखने के लिए वो कानून उसके लिए एक तरह से ना के बराबर है जी। तो इसलिए असंगठित और संगठित मजदूर का उसको स्वयं को ही समायोजन करना पड़ता है। और संगठित मजदूर के लिए तो क्या है कि उसके लिए पूरा 58 साल तक की उसकी जो वो रिटायरमेंट है जब तक उसकी सुरक्षित रहता है और कम से कम जो रिटायर होता है तो प्रोविडेंट फंड से ही उसको कम से कम उसके लाखों रुपए हर तरह से सुरक्षित है। बिल्कुल। और उसकी समाज में भी एक प्रतिष्ठा रहती है जी कि भाई ठीक है, लड़का कहाँ पर है, लिमिटेड कंपनी में है तो उसकी अच्छी वो होगी, अगर वहाँ फैक्ट्री में तो भी अच्छा होगा। यानी सामाजिक जो दायित्व हैं उनमें भी उसकी थोड़ी सी बहुत ज्यादा उसकी एक पद प्रतिष्ठा के साथ जीता है। बिल्कुल। धर्मपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें श्रमिकों के कल्याण के लिए तो सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो श्रमिकों के कल्याण के लिए है? जो वकील साहब ने बताया कि असंगठित क्षेत्र का जो श्रमिक है जी, उसको कानून का संरक्षण तुलनात्मक रूप से जो प्राप्त है वो कमजोर है जी। तो इसको सरकार आज असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की संख्या ज़्यादा है तो विभिन्न क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके जिन क्षेत्रों में अधिक श्रमिक हैं उनको कानून का संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार तत्पर है। इसमें भवन और अन्य निर्माण कर्मकार मंडल का निर्माण हुआ है, इसमें अलग से कानून आ गया है जी। और जो भी भवन बनता है और भवन अगर कॉमर्शियल है, इंस्टीट्यूशनल है तो उससे 1% उसकी निर्माण लागत का, भवन की जो लागत है, जमीन की लागत को छोड़कर 1% राशि वसूल की जाती है और वो राशि जो है
वो भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार का जो मंडल बना हुआ है उसके खाते में जमा होती है। जी। और जो घरेलू मकान है, आवासीय मकान है, उसमें आज की तारीख में जो कानून प्रभावी है, तो 10 लाख की लागत से अधिक के जो मकान बनते हैं उन पर भी 1% शेष लिया जाता है। इस शेष से इन मजदूरों के लिए ही स्कीम बनती है, इस पैसे का अन्य कोई उपयोग नहीं हो सकता। तो इनका प्रथमतः विभाग, जो श्रम विभाग है, वो पंजीयन करता है। फिर जैसे बच्चे के जन्म से ही योजनाएं शुरू है, जैसे प्रसूति सहायता योजना इस विभाग के द्वारा चलाई जाती है निर्माण श्रमिकों के लिए। उसमें लड़की के जन्म पर 21,000 रुपये और लड़के के जन्म पर 20,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति जो दी जा रही है वो भी 6ठी क्लास से लेकर कोई BA, MA या कोई टेक्निकल कोर्स करता है उसके लिए भी सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही साथ कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसका अगर इसी क्षेत्र का श्रमिक है और उसका पंजीयन है तो उसको टूल किट के माध्यम से भी सहायता दी जा रही है। एक विवाह सहायता योजना भी है, जो बच्चियां हैं जिनकी शादी के लायक 18 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है तो उनको उनके माता पिता जो है या उस बच्ची को उसकी शादी है या अन्य कोई काम में भी वो उस पैसे को ले सकते हैं। इसके लिए ये सहायता योजना जो है शुरू की गई है। तीसरा, जैसे दुर्घटना हो जाती है, ये काम करते हैं तो दुर्घटना और मृत्यु में भी, जैसे साधारण मृत्यु है किसी मजदूर की और निर्माण श्रमिक पंजीकृत है तो उसको 2 लाख रुपए देने का प्रावधान कर रखा है, या कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उसको 5 लाख रुपए देने का है। जैसे कोई अंग भंग हो जाए तो उसको भी जो है इसमें लाभान्वित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न तरह की ये योजनाएं जो है वो चलाई जा रही हैं। इसी प्रकार एक बहुत बड़ा वर्ग आज की तारीख में ये हो गया जिसको अपन गिग वर्कर्स कहते हैं, जो आजकल डिलीवरी बॉय हैं। तो जो प्लेटफार्म के माध्यम से, जैसे उबर, ओला भी चल रही है या जोमेटो है, स्विगी है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी वर्कर्स हैं, इनको जो नए श्रम कानून आ रहे हैं, जो कोड आ रहे हैं, वो जल्दी ही पब्लिश होंगे, तो उनमें इनको PF ESI के दायरे में भी लेने का प्रावधान करने का प्रयास हो रहा है। और इनके लिए भी इसी तरह से जैसे निर्माण श्रमिकों के लिए योजनाएं हैं, इसी तरह की योजनाएं चलाई जाएं। और इसमें प्रारंभिक तौर पर राज्य सरकार ने भी 150 करोड़ रुपए का एक प्रावधान करके एक फंड का निर्माण किया है। और उसमें जो ये एम्प्लॉयर्स हैं जैसे उबर है, ओला है, स्विगी है, इनसे भी एक प्रकार का शेष लिए जाने का एक्ट में प्रावधान करके और एक बोर्ड का निर्माण करने का प्रयास है, जिसके माध्यम से इन लोगों के लिए, जैसे इनकी दुर्घटना की बात हो या इनकी शिक्षा में सहायता देने की बात हो, हर तरह से संपूर्ण कल्याण के इनको इसमें कवर करने का प्रयास चल रहा है। और स्वास्थ्य के लिए तो जहाँ तक अभी राज्य सरकार ने भी एक व्यवस्था कर रखी है कि विभिन्न उसकी काफ़ी कैटेगरीज हैं, जैसे BPL कैटेगरी है या BOCW वर्कर्स कैटेगरी है, जिनका मुफ्त इलाज जो है वो सरकार के माध्यम से किया जाता है। और इसमें एक और भी प्रोविज़न रखा गया है कि कोई 840 रुपये अगर जमा कराता है कोई भी आदमी तो उसको भी मुफ्त इलाज मिले। तो इलाज के दायरे में तो सभी श्रमिकों को लाने का प्रयास चल रहा है। और दूसरे जो कानूनी प्रावधान हैं उनके दायरे में भी इन श्रमिकों को लाया गया है, उनको लागू किया गया है। जैसे न्यूनतम वेतन है तो न्यूनतम वेतन सभी श्रमिकों के लिए अधिसूचित किया गया है। जैसे आजकल अपने घर पे काम करने वाले घरेलू कामगार भी बहुत हैं, इनको भी जो है न्यूनतम वेतन के दायरे में लाकर इनके लिए भी घंटे के आधार पर, जैसे कोई बर्तन मांजने जाती है कोई महिला तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि भाई अगर वो 2 घंटे काम करती है बर्तन मांजने का, कपड़े धोने का, पोछा लगाने का, तो उसका वेतन तय किया गया है। और जो भी उससे काम कराता है उसको उतना वेतन देना आवश्यक किया गया है। इसी तरह से वेतन भुगतान अधिनियम भी है जिस पर न्यूनतम वेतन का अधिनियम लगाया गया है
न्यूनतम वेतन का दायरा इतना बढ़ा दिया गया है कि इसके जो अधिसूचित नियोजन है उनमें ऐसा कोई काम आप ढूंढोगे तो आपको नज़र नहीं आएगा जो इससे कवर नहीं है। तो सभी काम, चाहे वो निर्माण श्रमिक हो, चाहे वो घरेलू श्रमिक हो, चाहे वो गिग वर्कर हो, इन सभी को, या चाहे वो कारखाना वर्कर है, तो भी उसको न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया गया है। और जो न्यूनतम वेतन जिन पे लागू किया गया है उनको सबको वेतन मिले, इस बात की भी गारंटी देने के लिए उनको वेतन भुगतान अधिनियम के दायरे में भी लाया गया है। श्रमिकों की संपूर्ण कल्याण के लिए सरकार द्वारा योजनाएं हैं। बिल्कुल। आपका धर्मपाल जी और सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं दर्शकों आज का चौपाल कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ में। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक।